ओझा जी, लेट मी आस्क दिस इन अनदर वे। क्या ज़रूरी है या क्या एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको बिगिनिंग से लड़ाई सीखना या टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स? बिकॉज आई थिंक आज के दिन एक माइंडसेट या एक इन्वायरमेंट बन गया है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करो, मेरे साथ ये ट्रॉमा हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो एक बहुत प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड हमारा भी है, लोगों का भी है। बट ऑल्सो व्हाट आई एम लिसनिंग इज कि जब आपको बिगनिंग से आदत होती है टू फाइट फॉर योर सेल्फ, तो हम इसको नेगेटिवली ना देख के इट्स एक्चुअली टीचिंग अस फॉर द फ्यूचर। डेफिनेटली। आप एक बात देखो, सिखिज्म में एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा। पंजाब इज अ डोर फॉर नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, और भारत पे जितने भी हमले हुए सब नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से हुए। राइट फ्रॉम महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लेम, they all used to come into India, slaughter the people, plunder and go back. But if you see with the emergence of Sikhism, especially after Guru Gobind Singh Ji, this comes down. And Afghanis started fearing Sikh. Hari Singh Nalwa. Hari Singh Nalwa is a name which is still, आज भी वो एक ऐसा नाम है अफगानिस्तान में जिसको लोग मतलब डर से, गब्बर सिंह टाइप नेम, कि वहां की माँ अपने बच्चों से हरि सिंह नलवा का नाम बताती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज गुरु गोविंद सिंह सेज कि यू आर बॉर्न एज अ कॉमन मैन, कोई बात नहीं, हम आपको सिंह बनाएंगे। औरंगजेब ने एक बार पूछा कि ये सिख जो है ये बड़े बाल और दाढ़ी क्यों रखते हैं, ये तो संतों की निशानी है। तो गुरु जी ने कहा कि दे आर सेंट वॉरियर्स। सेंट वॉरियर्स, संत भी हैं और योद्धा भी हैं। जब भी धर्म को कोई नुकसान, धर्म मतलब ह्यूमन वैल्यूज, धर्म मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, आप किसी की औरत को उठा रहे हो तब लड़ेंगे वो। मैं उनकी इस आइडियोलॉजी से बहुत सहमत हूं, मैं भगवान कृष्ण की आइडियोलॉजी से बहुत सहमत हूं। भाई किसी की औकात थी उनकी वाइफ की साड़ी खींच दे, साड़ी तो खींची जाएगी युधिष्ठिर की वाइफ की। जो कमजोर होगा उसी की औरत की बेइज्जती की जाएगी, उसी की जमीन छीनी जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूं, ये इस देश की हिस्ट्री कहती है। हम कितना हमले हमने देखे, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, एंशंट इंडिया के जो इन्वेडर्स है वो चूंकि इस कल्चर में अडॉप्ट हो गए तो हम उन्हें इन्वेडर नहीं मानते। जैसे इंडो ग्रीक्स हैं, वो भी तो इन्वेडर्स हैं, कुशांस भी तो इन्वेडर्स हैं, हून्स भी तो इन्वेडर्स हैं, बट दे गॉट डाइजेस्टेड, वो भारत के कल्चर में हजम हो गए। कोई छत्री बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई कुछ बन गया, तो हम उनको इन्वेडर्स नहीं मानते। लेकिन जहां से मुसलमान आए वो फिर यहाँ के कल्चर में डाइजेस्ट नहीं हुए, तो हम उन्हें इन्वेडर मानते हैं। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर तो 500 साल का रूल चला इन विदेशियों का। ऑल्दो ऐसा नहीं कि उन्होंने लूटा इस कंट्री को, पर 1206 टू 1707 अगर हम अपने बच्चों को लड़ना सिखाएं कृष्ण की तरह कि तुम बेटा रहो तो मस्ती में, बंसी बजाओ, नाचो, गाओ, मजे लो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी पत्नी की साड़ी खींच रहा है तब तो लड़ना ही पड़ेगा। वैसे मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, अभी हम डेमोक्रेसी हैं, प्रजातंत्र है, क्या किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को जनता का पैर छूना चाहिए? क्यों छुएगा? वाई? भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ किसी भी पार्टी से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, मैं किसी पार्टी से लड़ रहा हूँ, मैं आपके घर आया कि भाई दिव्या जी मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और ये मेरा मैनिफेस्टो है और प्लीज एक बार आप कंसीडर करिएगा, इतना ही तो करना है। बट व्हाट लीडर्स आर डूइंग, दे आर गोइंग टू द पीपल, उनके घर जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, गाय का भी पैर छू रहे हैं, बकरी का भी छू रहे हैं, और लोग खुश हैं। मतलब लोगों को दिख नहीं रहा है कि यार ये आदमी, मतलब इंडिया की लीडरशिप को 4 बातें करनी चाहिए बस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, इसके सिवा कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। हम इन चारों को छोड़कर सब बातें कर रहे हैं। कैन यू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया? वो भी कब? जब हमारी लिटरेसी रेट 80% प्लस है। हमारे आप स्पीच दे रहे हो इंडिया में, आप सिर्फ एक लाइन बोल दो, हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, तुरंत सब ताली वाली, उसका मिटा हुआ है। वो है ही नहीं, वो स्टैंडिंग में ही नहीं है। आपको ऑल्सो फील कि आप यू आर इक्वल टू आपका कंपेटिटर,
आप किसके साथ अपने आप को compete कर रहे हो, वो उससे आपका लेवल डिसाइड होता है. बिल्कुल सो यू नीड टू डिसाइड कि मैं अपना कंपटीशन किसे मानता हूँ या अपना पार्टनर किससे किसे मानते मानता हैं? तो हूँ. इस देश में क्या है ना, इनोसेंट लोग हैं, 70% इनोसेंट है, मस्त है, जी रहे हैं. फिर एक देश की एक और बड़ी साइकोलॉजी है, इस देश के लोगों के अगर पड़ोसी घर में आग लगी तो वो देखेगा जब तक वो आग उसके घर में नहीं लगेगी. कंप्लेसेंसी कि हाँ, हाँ ठीक है, चल रहा है, हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है. हमारे साथ थोड़ी हो रहा है और मेरे साथ होएगा भी नहीं. तो ये जो इंडियन साइकोलॉजी है कि वो वॉच नहीं करता, वो अवेकेंड नहीं है, वो देखता नहीं है, वो इस भाई मैं कहता हूं कि आपके घर में एक बार चोरी हुई तो आप अवेकेंड हो जाओगे ना, वायरिंग करा लोगे, नेल्स लगवा लोगे ओपन, सिक्योरिटी गार्ड्स रख लोगे, आप सुरक्षा करोगे अपने घर की. रिपीटेडली इंडिया हैज बीन अटैक्ड. ऐसा नहीं एक आदमी आया, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, लगातार आदमी आते जा रहे, आते जा रहे, लूटते जा रहे, आते जा रहे, मारते जा रहे. बट आई डोंट सी एनी रूलर ऑफ इंडिया मेकिंग अ प्रॉपर प्लान कि भाई हमें ये काम करना है कि भारत को अब कोई ना लूट पाए. इसको मैं कहता हूँ, आचार्य रजनीश ने एक बड़ी प्यारी बात कही, मुझे उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगती. मैं तो उन्हें भगवान मानता हूँ, आई कंसीडर हिम एज अ गॉड. हालांकि लोगों को बड़ा दुख होता है कि अरे रजनीश लड़कियों की बातें करता है, रजनीश सेक्स की बातें करता है. भैया यही एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में, ये भी है पाकिस्तान भी है, हम तो एक ही है ना, एक ही है. इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, जहाँ की पूरे देश की दीवारों पे लिखा है निराश पुरुष मिले. यूरोप में कहीं नहीं लिखा निराश पुरुष मिले. मिले. हाँ, मतलब अगर आप वो मतलब सेक्स हेल्थ की बात कर रहे हैं, जी. हाँ, सबसे ज्यादा अगर सेक्स की दवाओं का कोई बिजनेस है तो इंडिया में है. तो उस आदमी ने बात की कि कर लो, इसी से तो ज्यादा परेशान हो. उस आदमी ने, ऐसा कोई भी महापुरुष दुनिया में नहीं है जिसपे उस आदमी ने डिस्कोर्स ना किया. वेदर रविदास, संत रविदास, वेदर कबीर, या गुरु नानक, या पतंजलि, अष्टावरक, लाओत्से, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, सब सबके पे. बाद. पर हिंदुस्तान में मेजॉरिटी लोग उसकी सिर्फ एक किताब जानते हैं, संभोग से समाधि. तो उस आदमी ने एक बड़ी प्यारी बात कही इस देश के बारे में. कहा मैं इस देश में पैदा हुआ, मैं इस देश को जगाना चाहता हूं. ये देश मुझे दुश्मन बताता है, ये देश मुझे शैतान बताता है, ये देश मुझे अपराधी बताता है. ये, और मैं यूरोप, मतलब मैं जब पहली बार उनके आश्रम में गया, देन द टाइप्स ऑफ डिसाइपल्स और सॉ देयर, क्या डिसाइपल्स उस आदमी के आश्रम में थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, न्यूरो डॉक्टर्स, न्यूरो साइंटिस्ट. मतलब कोई कॉमन आदमी नहीं था कि मतलब जिसको आप, जिसने फिजिक्स ना पढ़ी हो, केमिस्ट्री ना पढ़ी हो, कोई वो नो. मजीरा बजा के जी. सोने वाला आदमी नहीं था. ऑलमोस्ट 95% वेल एजुकेटेड लिटरेट पीपल. उसने कहा ये बेहोश लोगों का देश है, मैं इस देश को जगाना चाहता हूँ. और यही ये बेहोशी है कि इस देश को, कहता है ना, जब तक हमारा खाना पीना चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है, बाहर हमें में जाए फर्क नहीं हमें पड़ता फर्क नहीं पड़ता. जब तक एग्जैक्टली. इट्स नॉट कमिंग ऑन अस पर्सनली. एंड क्योंकि हमारे देश में फैसिलिटीज़ या एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप कभी उस फाइट और फ्लाइट स्टेट में रहे नहीं हो, एग्जैक्टली. सो यू आर इन दैट स्टेट ऑफ oblivion a lot of times. बिल्कुल. And I think, how do we, let me take this back. I'll come back to this श्योर in श्योर. terms of कि इंडिया की क्या स्टोरी है. बट ओझा सर, आपकी अगर मैं स्टोरी में, इनिशियल स्टोरी में जाऊँ, एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस अ क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत आता है लोगों से, इज़ आपकी मम्मी ने आपको डांट टूट के नीट की कोचिंग में इनरोल कर दिया था, पढ़ाई कराई थी. तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट लाइक. क्योंकि आज के दिन बहुत सारे पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि तुम्हें ऐसा करना है, स्कूल करो या कॉलेज करो या एग्ज़ाम करो, फिर बाद में सोच लेना तुम्हें क्या करना है. तो कितना हमें सुनना चाहिए, कि कितनी बार हमें पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए वाइल वी आर मेकिंग आवर डिसीजंस, और कब हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए. आपका क्या एक्सपीरियंस था, इफ़ आई टेक इट ड्यू टू दैट इंसिडेंट? हमारे पेरेंट्स 90% को उनके बच्चों की फिक्र नहीं है. अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़के ने सुसाइड किया.
अभी जल्दी। जी। उसने अपने सुसाइड लेटर में लिखा कि पापा को मेरी डेड बॉडी छूने मत देना। अभी 10 दिन पहले की घटना है, यूपी की, जी। कानपुर की घटना है। लड़के ने स्पेसिफिकली अपनी लेटर में लिखा है कि मेरे फादर को मेरी डेड बॉडी छूने मत देना, आई हेट माई फादर। क्यों? हमारे पेरेंट्स, मेरे नहीं, मेरी सिर्फ माता जी, माई फादर इज अ गॉड, हमसे बोलता था देख भाई कितने लोग हैं तेरी क्लास में? मैंने कहा 47 के आसपास। हाँ, क्या बनना चाहते हैं सब? मैंने कहा सब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। जी। बोले देख, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली, तेरे ही क्लास में कंपटीशन नहीं है। इस चक्कर में मुझे एक टीचर ने स्लैप भी किया एक बार कि होश में रहा करो और औकात में रहा करो। खैर, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए उनके बच्चे बच्चे नहीं है, एसेट है, पहली बात। दूसरी बात, वो बच्चे उनका सपना पूरा करने के लिए पैदा हुए। हम्म। बेटा मेरा सपना है कि तुम आईएएस बन जाओ, फिर हम पूरे गांव में आग लगा दें, सबके छाती पे चढ़ के बैठ जाएं, सबको अपना रौब दिखाएं। ये है। अपनी ईगो अटैच हो जाती है बच्चों से, अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स आपको लगते हैं कि मेरे बच्चे जाके जी के आएंगे। अब एक, आप मुझे एक बात बताओ, मैं हर पेरेंट से कहूंगा, अगर आपको सुविधाएं मिली थी और आप नहीं कर पाए तो अपने बच्चों पे क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो? लेट देम फ्री, वो बहुत कुछ करेंगे। 3 इडियट मूवी आई, कितनी प्यारी मूवी है वो, कितना मैसेज है उस मूवी का। रैंचो, मैंने उसको रैंचो मॉडल बोला। बच इन पेरेंट्स को उस मूवी को देखना चाहिए। वो फरहान है, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। वो राजू है, उसको नौकरी जॉब मिल ही रही है। मेरा एक स्टूडेंट है, अभी आईएएस हुआ, उसकी शायद 27th रैंक है। वाह। तो उसने अपनी माँ से पूछा, वो मेरठ से है, उसका नाम है हर्ष नेहरा, 27 नहीं और कुछ ऐसी रैंक है, इसी 25 में आईएएस हुआ। तो मैंने हर्ष से पूछा, मैंने कहा हर्ष यार एक बात बता, तुम्हारी मम्मी का क्या ओपिनियन था जब तुम तैयारी शुरू किए? तो बोले मैंने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा मैं कितने उम्र तक नौकरी ना पाऊँ तो आपको बेचैनी नहीं होगी? बोली 32 साल तक। और बेटा आराम से देना, ये सब टेंशन मत लेना, नौकरी लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही क्वालिफाइड आईएएस। वाह। अभी 5 दिन पहले मैं उसके साथ बैठा हुआ था। तो बच्चों के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, बहुत बहुत। एक तो उनका इनोसेंट माइंड होता है। जी। हाँ, हम इतने परिपक्व होके छोटी छोटी घटनाओं पे विचलित हो जाते हैं हम। मतलब मेरी एज तो 50+ है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब हम 30+, 40+, 50+ में विचलित हो, वो छोटे बच्चे, हाँ, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनसे हफ्ते में एक बार बैठकर उनके साथ बात होनी चाहिए कि क्या करना चाहते हो भाई, क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग। मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स जितना अपने बच्चे को फ्रेंडली बना लेंगे वो बच्चा उतना अच्छा हो जाएगा। और 20 साल के बाद तो स्ट्रेस मिलना ही मिलना है। हमारे देश में एक वर्ड है महाभारत, बहुत प्यारा वर्ड है। तो मुझे पहले लगता था कि महाभारत सिर्फ अर्जुन की जिंदगी में था, हम सब अर्जुन है, वी ऑल आर फाइटिंग। मोदी जी चौथे अटेम्प्ट के लिए लड़ रहे हैं। भाई जो आदमी 3 बार प्रधानमंत्री रह लिया, ठीक है, बट ही हैज नॉट क्विट, आई Keeps सैल्यूट coming हिम। back. जी। देयर में भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, वो अलग बात होती है, पर मैं उनको सैल्यूट करता हूं उनके इस जज्बे के लिए। घूमते रहते हैं, सभाएं करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऑपोजिशन गाली दिए जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, ही डजंट केयर्स। अपने काम पे, अपनी वॉर, ही इज एट इट, ही इज फाइटिंग। हाँ, कोई कहीं वीडियो लीक करा रहा, कोई कहीं कह रहा, कोई कह रहा है कुछ कुछ भी, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कितनी सारे अटैक होते हैं उनके ऊपर। बट व्हेनेवर आई सी हिम, आई सिंपली लव टू सी हिम। आज कोई असर पड़ा? एंड व्हेनेवर आई सी हिज फेस इज ग्लोइंग। He goes on the stage, he starts, भाई और बहनों, and I start smiling कि क्या आदमी है यार, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा उनसे राजनीतिक मतभेद हो सकता है, वो अलग पॉइंट है, पर आई लव हिम एज अ पर्सनैलिटी। ब्यूटीफुल। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए महाभारत फेस करने की, ये जिंदगी महाभारत, हमें अब बचपन याद आता है
कि अगर 10th फर्स्ट क्लास आ गया तो फिर समझ लो अच्छा हो जाएगा, 12th अगर तुम टॉप कर गए तो ग्रेट, फिर लाइफ सेट है, सेट है। फिर बस ये कर लो तो लाइफ सेट है, हाँ, बस शादी कर लो लाइफ सेट है, हम्म, पहला बच्चा कर लो लाइफ सेट कहीं सेट ही नहीं हो रही। है। एवरी डे द स्ट्रगल गोज ऑन। तो हमें इस महाभारत के लिए अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, उन्हें काउंसल करना चाहिए, अपना दोस्त आजकल तो बहुत वल्नरेबल हैं बच्चे ना, मोबाइल की वजह से। अब तो वो कुछ भी देख सकते हैं इसमें। तो अब पेरेंट्स को बहुत करीब आना चाहिए बच्चों को, उन्हें ग्रो करने देना चाहिए मेंटली, फिजिकली, अगर मौका लगे। कई सारे पेरेंट्स तो बहुत बिजी होते हैं, हम उन्हें कह नहीं सकते, बिकॉज अब तो माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, तो बेचारों को एक दिन छुट्टी मिलती है संडे को, तो अपना काम करते हैं। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन समय निकालना चाहिए, उनके साथ घूमना चाहिए, बैठना चाहिए कि भाई तू जो करना चाहता है कर। तो कहाँ तक डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो करना चाहिए, से आपकी मम्मी ने आपको बोला कि नहीं नीट का एग्ज़ाम या कोचिंग तो करो, या कोई से यहाँ पे अल्तमिश अपनी जॉब कर रहा है तो मम्मी बोल रही है नहीं नहीं ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए। हाँ। तो कहाँ तक फैमिली या मामा मामी चाचा चाची की बात माननी चाहिए कि नहीं नहीं पढ़ाई करो, नहीं नहीं कोचिंग में करो, और कहाँ पे इट शुड जस्ट बी कि मुझे ये करना है और मैं यही करूँगा। अब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि भाई तू पीएमटी की तैयारी कर, तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मैंने कहा मैं, तुझे पता है मैं कैसे पास हुआ हूँ, तू मुझसे पीएमटी दिलवाएगी? अच्छा उस वक्त अगर पेपर लीक होता तो मैं क्वालिफाई भी कर जाता, मेरे पास उस समय तो कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं। पेपर लीक होता तो मैं डॉक्टर होता, भले ही मैं, मेरे ऊपर जांच चल रही होती वो अलग बात थी, पर मैं डॉक्टर होता। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने कहा यार कुछ भी, मुझे फिजिक्स आती नहीं, केमिस्ट्री मेरा कंपार्टमेंट था, और तुझे पता है मैं कैसे पास हुआ हूँ। लेकिन पीएमटी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो बोली नहीं, कम से कम कुछ तो सीखोगे, कुछ तो सीखोगे। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि कुछ तो सीखोगे, क्लास में बैठोगे, कुछ सुनोगे। बोले तुम क्यों चिंता करते हो पैसे की? तो मुझे लगा यार ये तो सही कह रही है कि कुछ तो सीखोगे, क्लास में तो बैठोगे, जाओ। उस क्लास में जाने का मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे वहां एक टीचर मिला, मिस्टर एम्पैथी, तो बेचारे रहे नहीं, बट आई लव्ड हिम। क्या पढ़ाता था वो आदमी। ही इज द फर्स्ट मैन इन माई लाइफ हु जनरेटेड क्यूरियोसिटी इन मी टू स्टडी। जी। उस आदमी की क्लास में जूलॉजी पढ़ाते थे वो, सॉरी बॉटनी। मैं उस आदमी क्लास में जाके, आई नेवर मिस्ड दिस क्लास। 6 महीने की कोचिंग चली, और 6 महीने मैं जाता था, वो आदमी आता था, मैं उनके पैर छूता था। ही वॉज अ क्रिश्चियन। हमसे बोलता था क्या बे, ऐसे ही बात करता हो बे वो करके, क्या बे डॉक्टर वॉक्टर बनोगे? मैंने कहा सर भगवान चाहे, अरे कोई लड़की से अफेयर कर लो, वो डॉक्टर बन जाएगी, तुम डॉक्टर के पति बन जाओ। अजीब अजीब बातें करता था, और मस्त टीचर था वो। मतलब हमने अपने जीवन में उस तरह से नाचता हुआ टीचर नहीं देखा। टू कम डांसिंग इन द क्लास, कोई कितना भी दुखी बैठा हो वो जिंदा हो जाता था। तो एक तो फायदा ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब इसके साथ मेरी कहानी और भी है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके फादर ने उसे बोला कि भाई तू जा आईएएस की तैयारी कर। उसने कहा पापा हमसे नहीं हो पाएगा। बोले जा बैठ, मैं दे रहा हूं ना पैसे, जा। आया तो 5-6 दिन तो उसे मजा नहीं आया, फिर उसको मजा आने लगा पढ़ाई में, वो आईएएस बन गया। वाह। वो आदमी आईएएस बन गया। तो अगर आपसे माँ बाप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, दैट इज नॉट बैड। इतनी एलिजिबिलिटी तो रखो कि कभी अगर मन कर जाए कि मुझे ये काम करना है, तो कम से कम आपके पास ऑप्शन दो। अगर मैं नहीं पढ़ता, मैं आईएएस की तैयारी करने आया, मेरे एक सीनियर हंसते हंसते लेट गए कि तुम और आईएएस। पर मेरे पिताजी ने कहा नहीं यार ठीक है, आईएएस अच्छी जॉब है, बढ़िया है, इंडिया में 3 ही जॉब है, पीएम सीएम डीएम, तो तुम कोई बात नहीं कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब दैट प्रिपरेशन चेंज माई लाइफ। है। मेरा देखने का तरीका बदला, मेरा जो लुक था चीजों को देखने का। तो व्यक्ति को अपने माँ बाप की, एक्चुअली माँ बाप क्या है, अ रिजर्वॉयर ऑफ एक्सपीरियंस। जी। आप उस एक्सपीरियंस से बेनिफिट कर सकते हो, आप उनके ईगो से बचो। लवली।
आप उनके ईगो से बचो. ई एंड ई, ईगो एंड एक्सपीरियंस. अवॉइड द ईगो ऑफ योर पेरेंट्स, but learn from their experience. Beautiful. I mean, I think this is one of the best answers जो मैंने सुना है for this question. मैंने काफ़ी लोगों से ये पूछा है. और आपने बहुत explicitly ये बोला है कि ईगो को recognize करो, उससे बचो, लेकिन experience को definitely imbibe करो, उससे सीखो, उससे अपने decisions. भाई आपकी बेटी 13-14 साल की है, तो she can learn so many things from you. भाई आज क्या है, when she will come with her friends, जब अपने दोस्त लेके घर आएगी ना, तो you will be able to judge the face of the friends कि कौन कैसा है. तो वो सीख सकती है वो कि मामा ये कैसी लड़की है, ये लड़का कैसा है. तो ये बेनिफिट वो ले सकती है. तो मुझे लगता है कि बच्चों को अपने माँ बाप के एक्सपीरियंस से बेनिफिट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए. खूब गाली सुनना चाहिए माँ बाप की, वो आशीर्वाद खूब मार भी सुननी हाँ, चाहिए. हाँ. सॉरी, खूब मार भी पड़नी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. उसे कोई माइंड नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आप अगर अपने माँ बाप की मार एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, गाली एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसके अलावा जिंदगी में आप कभी कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे. पत्नी की तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बहुत बेइज्जती होगी. दोस्त मारेगा तो आप ईगो पे ले लोगे, समाज मारेगा तो फिर आप अपराधी हो जाओगे. बस एक ही मार है दुनिया में जो बहुत याद आके बहुत अच्छा लगता है, और उसको एंजॉय कर उसको सकते हो एंजॉय कर सकते मन से. हैं मन से.